हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में जहां हम बात कर रहे हैं ऑप्शनल्स के बारे में। अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या उसके आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बेसिक लेवल पर अभी हैं, तो आपके मन में एक सवाल होता होगा कि भाई कौन सा ऑप्शनल पिक करें। क्या जिस ऑप्शनल से रीसेंट टॉपर आए हैं वो ऑप्शनल पिक करना चाहिए? क्या बहुत से हमने जो वीडियोस देखे टॉपर्स के उनमें उन लोगों ने हिस्ट्री ले रखा था या फिलॉसफी ले रखी थी, तो हमें वो पिक करना चाहिए? कुछ लोगों के मन में ये प्रॉब्लम रहती है कि वो साइंसेस से आते हैं या फिर उन्होंने इंजीनियरिंग की होती है, तो क्या उन्हें ज़रूरी है कि ह्यूमैनिटीज़ ही पढ़नी चाहिए, ह्यूमैनिटीज़ ही लेनी चाहिए क्योंकि बाकी टॉपिक से सिलेक्शन नहीं होता? तो इसके बारे में ना जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब यार डिस्कस करें। लेकिन सबसे पहले जो कुछ क्वेश्चंस आपके मन में आते होंगे भाई ऑप्शनल को लेके, जो एक प्रमुख रूप से कुछ जो भ्रांतियाँ मार्केट में, वो ये है कि टॉपर्स जो है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ज़्यादा आते हैं। तो आप एक बार ना नज़र दौड़ाइए तो पिछले 10 सालों में जो टॉपर्स हैं ना, आपको दिखेगा एक कोई टॉपर ज्योग्राफी से, कोई एक टॉपर पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन से, कोई इवन मैथमेटिक्स से भी हैं और एंथ्रोपोलॉजी से भी हैं, इकोनॉमिक्स से भी हैं। तो हर टॉपिक से आपको टॉपर्स मिलते हैं। हर साल टॉपर्स अमूमन एक नए सब्जेक्ट से आते हैं, कभी पबेट से आ गए, कभी किसी और सब्जेक्ट से आ गए। तो ऑप्शनल जो आपको लेना है वो आपको ये देख के नहीं लेना कि टॉपर्स किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं, बल्कि ये देख के लेना है कि आपका एप्टीट्यूड किस सब्जेक्ट के प्रति ज़्यादा है। एप्टीट्यूड के अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें चलिए देखते हैं कि क्या कहानी है इसकी। सबसे पहले क्यों ऑप्शनल इतने ज़्यादा रेलेवेंट होते हैं, क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि आपका पूरा सिलेक्शन ऑलमोस्ट ऑप्शनल के ऊपर निर्भर होता है। क्योंकि आपको भी पता है प्रीलिम्स के मार्क्स तो जुड़ने नहीं, मार्क्स जुड़ेंगे आपके इंटरव्यू के और आपके मेंस के। और मेंस में अगर आप देखें तो आपके ऑप्शनल होते हैं 500 मार्क्स के। यू स्टडी दिस सब्जेक्ट एंड यू गेट 500 मार्क्स। बाकी सब्जेक्ट अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें, इकोनॉमिक्स पढ़ें, जो भी पढ़ रहे हैं वो किसी एक पेपर का पार्ट होगा। हाँ, एथिक्स अगर हम देख लें तो वो 250 मार्क्स आपको जरूर दिलाएगा एक ही सब्जेक्ट, पर एक ऑप्शनल जो आप पिक कर रहे हैं वो आपको 500 मार्क्स दिलाएगा। और यहीं लोग 300, 350 स्कोर करते हैं, 400 स्कोर करते हैं और अपनी रैंक एक टॉप नॉच रैंक सिक्योर कर लेते हैं, क्योंकि ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि आप सही ऑप्शनल पिक करें। अब जब आप ऑप्शनल को डिसाइड कर रहे हैं ना, तो क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं? तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सिलेबस। कि भाई कोई अगर आपको ये 500 मार्क्स के लिए टॉपिक पढ़ना है, ये ऑप्शनल जो आप पढ़ेंगे ये तो आप यूनिक होगा आपके लिए, क्योंकि बाकी जो जनता है वो अलग अलग ऑप्शनल पिक करेगी। बहुत से ऑप्शनल है, कोई लिटरेचर ले रहा है, कोई ह्यूमैनिटीज़ की टॉपिक्स पढ़ रहा है, कोई फिलोसफी पढ़ रहा है, कोई हिंदी लिटरेचर, कोई इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहा है, कोई कॉमर्स अकाउंटेंसी पढ़ रहा है, कोई मेडिसिन से भी आ रहे हैं लोग। तो क्या ऑप्शनल आपके लिए सही होगा? चाहे वो जो भी हो, पर आपका कंपटीशन इन 500 नंबर्स के लिए अपने साथ वाले स्टूडेंट से होगा जिन्होंने सेम ऑप्शनल लिया होगा। तो इसका जो होता है ना, नैरो डाउन हो जाता है थोड़ा कंपटीशन, जो ऑप्शनल की बात आती है वहाँ पर। तो फिर जो डिसाइडिंग फैक्टर्स थे उनमें सिलेबस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं, आपने MBBS की हुई है और आप ऑप्शनल लेने आ रहे हैं, तो अगर आप मेडिसिन का ऑप्शनल लें तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा कंपेयर टू अदर्स, क्योंकि बाकी तो वहाँ कंपटीशन बहुत ही कम होगा और वहाँ क्योंकि आपने ऑलरेडी 5 साल पढ़ाई करी है तो आपको एक एडवांटेज होगा, ऐसा आप मान सकते हैं। किसी ने ज्योग्राफी से अगर ग्रेजुएशन किया है, किसी ने अगर सोशियोलॉजी से ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो उनको एक स्वतः एडवांटेज होता है कि भाई उन्होंने सब कुछ मोस्टली पढ़ा होगा, ऐसा आमतौर पे लोगों को लगता है। पर रियलिटी ये है कि जो भी हम ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन के लिए पढ़ते हैं वो कुछ हद तक वो टॉपिक रेलेवेंट ज़रूर रहते हैं हमारे ऑप्शनल के लिए, पर UPSC की आदत है कि जो अपने टॉपिक से उनको फ्लिप कर देती है। तो आप जो भी टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट पढ़ के आ रहे हैं, कंपेयर टू दैट जो आप कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ते हैं, उनमें बहुत से बदलाव होते हैं जब आप ऑप्शनल को देखते हैं। तो इसका पता कैसे लगेगा भैया? आपने सिलेबस पढ़ लिया, सिलेबस के अलावा आपको ये देखना होगा जो रिसेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस उनमें आ रहे हैं उस टॉपिक में, वो कैसे आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी हुई है या आपने मान लीजिए सोशियोलॉजी पढ़ी हुई है, तो आपका कॉलेज का एजुकेशन आपको कितने हेल्प करने वाला है इस प्रिपरेशन में, इसके लिए आपको सबसे पहले सिलेबस देखना है। फिर आपको देखना है कि भाई क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप जिस भी बैकग्राउंड से हो, मैं आपको पहले सजेस्ट करूंगा कि आप जो आपका बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड टॉपिक्स को देखिए। अगर आप उस सब्जेक्ट को लेकर खुश हैं, आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आपको एडवांटेज मिलता है। लेकिन आपको हमेशा देखना चाहिए कि भाई सिलेबस कैसा है, कितना वो क्वेश्चंस जो है वो आपको लग रहा है कि आपके एप्टीट्यूड से मैच कर रहे हैं, कितना वो GS से रिलेट कर रहा है। तो ये फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि कितना आपको कवर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऑप्शनल बहुत टेक्निकल है, फॉर एग्जांपल आपका इंजीनियरिंग, मेडिसिन, अकाउंटेंसी, ऐसा कोई ऑप्शनल है जो कि GS से बिल्कुल कोई लेना देना जिसका नहीं है, तो आपको एक्सक्लूसिव टाइम उसको देना पड़ेगा। मान लीजिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स,
ना आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा, ना आपको मेंस में हेल्प करेगा। स्पेसिफिकली वहाँ फोकस करना होगा। ऐसे सब्जेक्ट्स जो स्पेसिफिक होते हैं उनका फ़ायदा ये होता है कि फिजिक्स मैथमेटिक्स में जो आप लिख के आएंगे, सो प्रोबेबली स्कोरिंग आपकी बेटर होगी कंपेयर टू ह्यूमैनिटीज़, क्योंकि वो टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ आपको कुछ सॉल्व नहीं करना बल्कि कुछ डिस्कस करना है। सो डिस्कशन की क्वालिटी, एग्जामिनेशन की क्वालिटी डिपेंड कर सकती है अलग अलग तरीके से। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, ऐसे सब्जेक्ट्स जो लेते हैं वो ज़्यादा टेक्निकल होते हैं, तो वहाँ पे स्कोर करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू। लेकिन वही दिक्कत है कि आपको वहाँ शायद नंबर ज़्यादा आ जाएं, पर क्योंकि प्री और मेंस के बीच में इतना कम टाइम रहता है पेपर के बीच में कि आपको जीएस के साथ बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कितना रेलेवेंट है वो आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से और कितना वो ओवरलैप कर रहा है आपके जीएस पेपर्स के साथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपने मैथमेटिक्स ले लिया और आपने जम के तैयारी करी, और क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर आपने आंसर सही लिख किया तो आपको मार्क्स सीधे तरह से मिलेंगे। आप सोचेंगे कि चलो भाई मैथमेटिक्स में 350 मैं स्कोर कर लूँगा या कर लूँगी, पर अगर आपने जीएस नहीं पढ़ा या फिर जीएस में नंबर्स कम आ गए उसकी वजह से, और आपका कोई साथी है जिसने चलो भाई ऑप्शनल में 350 नंबर नहीं लाए, 280 नंबर ही लाए हैं, पर बाकी जीएस पेपर्स में क्योंकि उन्होंने जो ऑप्शनल लिया, लेट्स से पॉलिटिकल साइंस ले लिया या फिर लेट्स से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले ली, उनका जीएस पेपर 2 हो गया या पेपर 3 में हेल्प हो गई, और उनके एथिक्स में हेल्प हो गई, उनके एसे में कंटेंट उनको एडिशनल मिल गया, तो मान लीजिए आपसे वो 25-25 नंबर या 20-20 नंबर ही बाकी पेपरों में ज़्यादा लाए ना, तो आपका जो 40 नंबर का एडवांटेज था वो किसी काम का नहीं रहा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि ये आप चेक करें कि क्या जो आप ऑप्शन ले रहे हैं, अगर वो आपके बैकग्राउंड से है और वो टेक्निकल है या फिर जीएस से रिलेट नहीं करता, तो क्या आपके पास जितना टाइम है उसमें आप जीएस की प्रिपरेशन को बैलेंस आउट कर पाएंगे या नहीं। सवाल आएगा समझे कैसे, तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जहाँ हम समझेंगे कैसे ऑप्शनल के साथ आपका जीएस पेपर ओवरलैप करता है। ये तो बात हो गई भाई सिलेबस की, कि आपको जब डिसाइड करने से पहले आपको देखना क्या है, सिलेबस क्या है, कितना टाइम बनिस्पत लोगों को लग रहा है उसे कवर करने में, कितना वो रेलेवेंट है कंटेंट जो आप उसको पढ़ रहे हैं ना। एक पहले बड़ी समस्या हुआ करती थी कि स्टूडेंट्स के पास मटेरियल नहीं होता था। आपको एक ऑप्शन ले लिया, आपको मटेरियल नहीं मिलेगा, आप कैसे पढ़ेंगे। अभी के टाइम में क्योंकि दुनिया डिजिटल है, सब कुछ ऑनलाइन है, तो आपको ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट का कंटेंट ईजिली अवेलेबल है। जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं हालांकि वहाँ आपको अप्लाई करना पड़ता है उसको। अगर आपने मैथमेटिक्स ले लिया ऑप्शन या फिजिक्स ले लिया, देन इट्स मोर एप्लीकेशन बेस्ड, तो सॉल्व करने पड़ेंगे आपको क्वेश्चन। तो वहाँ एक अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होती है देन कंपेयर टू लेट्स से ऑप्शन लाइक पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये चीज़ें हो गई। इसके बाद अगला काम है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना, कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या क्वेश्चंस बहुत स्टैटिक आ रहे हैं। स्टैटिक क्वेश्चंस का फायदा ये होता है कि डिफाइंड होता है सिलेबस। लोग हिस्ट्री ऑप्शनल क्यों लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में पता है कि भाई हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, उसमें कुछ नया तो घटित हो नहीं रहा। उनको प्रीलिम्स में मदद मिलेगी, उनको मेंस में मदद मिलेगी थोड़ी बहुत, और क्योंकि हिस्ट्री पुरानी है तो उनको पता है डिफाइंड सिलेबस है। लोग लैंग्वेजेस लेते हैं, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, क्यों, क्योंकि लिटरेचर के ऑप्शनल में आपको पता है कि एक सीमित स्तर पर ही सवाल तक रहते हैं जिनको कवर करना आसान होता है। तो जो डिसएडवांटेज है जीएस पेपर्स का, वो आपको बैलेंस आउट हो जाता है कम सिलेबस से। जो टॉपिक जीएस से ओवरलैप करते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, ये बहुत लंबे सब्जेक्ट्स हैं, इनका सिलेबस बहुत बड़ा है, तो वो आपको ऑब्वियसली जीएस हेल्प करेगा, पर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना भी उसके लिए पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है या नहीं। अगर आप उस बैकग्राउंड से आते हैं पर आपको सब्जेक्ट से नफरत है कि भाई पढ़नी ही नहीं है मुझे, तो लोग इकोनॉमिक्स से पोस्ट ग्रेजुएशन करके आते हैं और हिस्ट्री ऑप्शन लेके पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उनका एप्टीट्यूड ज़्यादा सूटेड है, वो हिस्ट्री के आंसर्स बेटर लिख सकते हैं, तो वो उस पर रिलाई करते हैं। यहीं पर बात आती है कि आपको सिलेबस, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अपने पर्सनल टेस्ट के साथ रिलेट करना चाहिए। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आप पढ़ना प्रेफर करते हैं वो ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू एनी अदर सब्जेक्ट जिसका सिलेबस चाहे कितना भी छोटा हो या कितना भी वो अभी फैशन में हो। अगर आपको पढ़ने में मज़ा ही नहीं आता तो आप, और आपका एप्टीट्यूड सेट नहीं हो रहा, आप उसके आंसर बेटर प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, लेट्स से आपको मैथ्स बनाने आते ही नहीं है, तो ज्योग्राफी का ऑप्शन लेना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अगर आपको स्टैटिक से बेटर डायनेमिक चीज़ें पढ़नी पसंद है तो आप आईआर लेके पढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस और आईआर। लेकिन अगर आपको थ्योरीज पढ़ना पसंद है तो आप एंथ्रोपोलॉजी ले सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट क्या है, और इनको समझते हुए फिर अपना आप ऑप्शनल डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, ज़रा कुछ चीज़ें देखते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन पेपर है पिछले साल का, यहाँ आपको दिख रहा होगा एटीट्यूड पे बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस पे, यहाँ रिफ्यूजी क्राइसिस के ऊपर बात हो रही है, क्योंकि एथिक्स का पेपर है। अब किसी ने अगर मैथमेटिक्स लिया है तो भाई यहाँ उसको कोई हेल्प नहीं होने वाली, किसी ने ज्योग्राफी लिया तो यहाँ उसको कोई हेल्प नहीं होने वाली। हाँ, अगर किसी ने फिलॉसफी पढ़ी हुई है तो भाई वहाँ तो बातें ही हो रही हैं, कॉन्शियंस के ऊपर बात हो रही है।
कैसे आपको एक नॉन पार्टिसन एटीट्यूड रखना है, उसके ऊपर बात हो रही है, तो वो फिलोसफी वाले को एडवांटेज यहाँ हो जाएगा। तो आप एथिक्स का पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत ही सही, तब तो मुझे फिलोसफी ले लेनी चाहिए या सोशियोलॉजी ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपको केस स्टडी सॉल्व करने में मदद मिलेगी। आपको ये भी लग सकता है भी पॉलिटिकल साइंस ले लो, वो थ्योरिस्ट हम पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ रहे हैं। पर थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ये भी एथिक्स के क्वेश्चन है। यहाँ आपको रिफ्यूजी दिख गए, सिविल सर्वेंट्स की बात आ गई, गवर्नेंस की बात आ गई। आप कहेंगे पबेट पे भी तो क्वेश्चन बन रहे हैं भाई एथिक्स के, पर अगेन एक दो क्वेश्चन ओवरलैप कर रहे हैं, पर उसके लिए आपको उतना ज़्यादा पढ़ना भी पड़ेगा। ये देखिए पेपर 1 पेपर 2 के कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात हुई है, ये जीएस पेपर 2 है ऑब्वियसली। यहाँ आपको बात हो रही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की हाई जुडिशरी में, जो पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक है, वहाँ से ही ओवरलैप कर रहा है। आप और देखें पार्लियामेंट पे क्वेश्चन आ रहा है, फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चन आ रहा है। तो जब भी आप कोई एक पर्टिकुलर पिक करेंगे ना पेपर, अगर जीएस पेपर 2 उठाते हैं तो आपको हमेशा लगेगा कि भाई पॉलिटिकल साइंस वालों को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों को बहुत फायदा हो रहा है, आईआर के क्वेश्चन बन जाएंगे, पबेट से सारा का सारा वो पेपर एक आपका कवर हो जाएगा। लेकिन पबेट और पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस काफ़ी लंबा होता है, क्योंकि थ्योरी भी आपको कवर करनी है। पीएसआईआर की बात करूँ यानी पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस, तो आपको इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ने पड़ेंगे, जो बहुत ही वृहद टॉपिक है, ग्लोबल पॉलिटिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो आप पबेट पढ़ रहे हैं वहाँ भी आपको सारी थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी, चाहे साइंटिफिक थ्योरी हो चाहे मैकेनिक्स थ्योरी हो, तो प्रॉपर लिस्टिंग है वो आपको करना पड़ेगा। वहीं अगर आप थोड़ा खिसक के आगे आएँ, पेपर 1 देखें तो वहाँ आपको लगेगा भाई आर्कटिक ग्लेशियर्स की बात हो रही है, अंटार्कटिका की बात आ रही है। यहाँ तो बड़ा ही अच्छा कि मैं अगर ज्योग्राफी ले लूँ तो मिनरल्स के लोकेशन की बात आ रही है, ज्योग्राफी में सीधे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो जो पेपर आप पिक कर रहे हैं वो थोड़े बहुत रिलेट हो रहे हैं उससे, तो इसलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि आप पहले ड्रॉ डाउन करें किन टॉपिक्स को लेकर आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो आमतौर पे ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि आप वो टॉपिक लें जो आपके जीएस या फिर आपके एसए और एथिक्स के साथ थोड़े से ओवरलैप कर जाए। क्यों? क्योंकि आपको एडवांटेज रहता है, पढ़ना थोड़ा सा कम पड़ता है, और जब आप आंसर्स लिख रहे हैं तो आप इंटीग्रेट कर पाते हैं, कोरिलेट कर पाते हैं। यानी आप कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं जो आपको ऑप्शनल और जीएस दोनों में मदद कर रहा है, तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि जब आपने आंसर्स आप लिख रहे होंगे किसी एक पर्टिकुलर पेपर में, तो आप उनके पॉइंट्स का यूज़ यहाँ कर पाएंगे। आप लेट्स से आपने पबेट ले लिया या लेट्स से आपने पीएसआईआर ले लिया, कोई एक टॉपिक आपको दिखा जाए सिविल सर्वेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, तो आप उस लॉ को जो पढ़ेंगे जो आपका सिलेबस का पार्ट है, उसके अलावा आपको हेल्प करेगा एथिक्स में एग्जाम्पल पेश करने में, केस स्टडीज़ में एक नया पर्सपेक्टिव ग्रो करने में। तो वो डिपेंड करता है पर्सनल लेवल पे। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी टॉपिक आप देखें उसको इस पर्सपेक्टिव से देखें। कैसे? कुछ ऑप्शनल मैंने छाटे, ऐसे तो बहुत से ऑप्शनल हैं। लेट्स से आप पबेट पढ़ते हैं तो पबेट में आपको मदद मिलेगी, प्रीलिम्स में पॉलिटी का पार्ट कवर हो जाएगा, साथ साथ जीएस2 में, एसए में। अगर आप पीएसआईआर लेते हैं प्रीलिम्स, जीएस2, एसए, एथिक्स, सोशियोलॉजी अगर आप लेते हैं तो वहाँ भी आपको जीएस1, जीएस2, एसए और एथिक्स में मदद मिलेगी। कैसे भाई? सोशल जस्टिस आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब वुमेन रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे, अर्बनाइजेशन पढ़ेंगे, ऐसे में आपको हेल्प मिलती है, कई थ्योरिस्ट आपको मिलते हैं, एथिक्स में आपको मदद मिलती है केस स्टडी सॉल्व करने में। ज्योग्राफी में आपको प्रीलिम्स में बहुत हेल्प मिलेगी, आपको मैप बेस्ड क्वेश्चंस ऑलमोस्ट बने बनाए बन जाएंगे आपके सारे। आपको जितने भी नेशनल पार्क्स हैं या जो बेसिक मिनरल लोकेशनल फीचर्स पे क्वेश्चन आते हैं वो बन जाएंगे। जीएस1 में आपको हेल्प मिलेगी और कुछ हद तक जीएस3 में भी हेल्प मिलती है जो आप डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं। तो लिटरेचर सब्जेक्ट देखिए हिंदी वगैरह या अलग अलग ऑप्शन लोग लेते हैं, पंजाबी हो गई, मैथिली हो गई, इस तरह के ऑप्शन लोग लेते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ब्रीफ और छोटे ऑप्शन होते हैं, सिलेबस बहुत कम होता है, ईजिली कवर हो सकता है। लेकिन देखिए क्या वो ओवरलैप कर रहा है आपका? बहुत से बहुत एसए से ओवरलैप करेगा। हिंदी को छोड़ दिया जाए तो बाकी चीज़ें आपको एसए में भी हेल्प नहीं करेंगी। तो जो भी यहाँ आप कुछ भी लगा लो, मैथमेटिक्स देख लो, फिजिक्स देख लो, जिनके ऑप्शनल के सिलेबस थोड़ा सा कम है कंपेयर टू बाकी जो बड़े ऑप्शनल्स हैं, लेकिन वो आपको ओवरलैप नहीं करेंगे जीएस सिलेबस के साथ। तो इसलिए ऊपर जो आपको दिख रहा है ना भाई, जीएस पेपर 2 देखा तो आपको लगा पीएसआईआर ले लेते हैं, सोशियोलॉजी ले लेते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं। 1 देखा तो आपको ज्योग्राफी लेने का मन कर जाएगा, हिस्ट्री लेने का मन कर जाएगा। लेकिन फिर वही बात है, उनका सिलेबस बहुत लंबा है, तो सिलेबस देखना और क्या आपको वो टॉपिक पढ़ना पसंद है या नहीं। क्योंकि ऑप्शनल में आपको सिर्फ जो बेसिक बुक्स है उससे काम नहीं चलेगा, आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी, आपको चीज़ें रिलेट करनी पड़ेंगी। इससे बड़ा रेलेवेंट है वो समझना। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का सिलेबस देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप देखें ना तो आपके मेंस और प्री का ऑलमोस्ट सारा सिलेबस ज्योग्राफी का कवर। यहाँ आपको एक नेचुरल एडवांटेज मिल रहा है कि भाई प्रीलिम्स का बहुत कुछ कवर हो जा रहा है। ओवरलैपिंग की बात हमने ऑलरेडी करके देख ली, ज्योग्राफी कहाँ कहाँ ओवरलैप कर रहा है। और ख़ास बात कि यहाँ पर एक डिफ़िकल्टी लेवल भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी की खास बात ये है कि टॉपिक बहुत वास्ट है। आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इसमें क्लाइमेटोलॉजी आ जाएगी, मेट्रोलॉजी आ जाएगी, आपको लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन करने पड़ेंगे, मैपिंग करनी पड़ेगी, ओशियोनोग्राफी वगैरह करनी पड़ेगी, बहुत लेंदी है।
क्योंकि ऑब्वियसली भाई इतना बड़ा टॉपिक है तभी तो आपका जीएस कवर हो रहा है, कुछ कुछ थ्योरीज हैं कुछ। और एक समस्या ये है कि इफ़ यू नो, इफ़ यू डोंट देन यू डोंट। टॉपिक्स ऐसे हैं जो अगर आपने नहीं पढ़े, आपने कवर नहीं करे, आपने वो नहीं पढ़ा है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको तुक्का मार के सेट कर लोगे। अगर आपको टॉपिक नहीं आ रहा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला वो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। वहीं अगर सोशियोलॉजी की थ्योरी के अलावा कुछ और बात हो, पीएसआईआर की बात हो या फिर पबेट की बात हो, तो जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं या जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो वहाँ से रिलेटेड टॉपिक्स बहुत आते हैं। तो एग्जैक्टली अगर आप आंसर ना भी कर पाए तो शायद 1-2 पॉइंट आप लिख लें, वो एडवांटेज आपको ज्योग्राफी में नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं ज्योग्राफी। डिस्कस द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ रिवर लिंकिंग इन इंडिया। अब रिवर लिंकिंग इन इंडिया काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, लेकिन यहाँ आपको स्पेसिफिकली उसके इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक चैलेंजेस बताने हैं, तो इकोलॉजी को बहुत ब्रॉडली डिस्कस करना पड़ेगा। तो अगर आपने इकोलॉजिकल डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिफरेंट रिवर्स और जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है उनके जब मेजर कौन कौन से कनाल्स बिल्ड होंगे, कहाँ कनेक्टिविटी रूट्स आ रहे हैं, वो नहीं पता तो इसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। उसी तरह इको टूरिज्म की बात आ गई, बायोडाइवर्सिटी की बात आ गई। अब इको टूरिज्म देखें, हम रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट देखें या सोलर एनर्जी की बात थर्ड ए क्वेश्चन में जो हो रही है, ये सारे टॉपिक्स जो है ना आपको हेल्प कहाँ करेंगे, ऐसे में, क्योंकि ऐसे में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं रिन्यूएबल्स के ऊपर या फिर इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया के ऊपर, तो वहाँ आपको हेल्प मिलेगी। बट अगेन लेंथ वाइज टॉपिक्स सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। पीएसआईआर का देख लें तो यहाँ भी आपका सिलेबस में वर्ल्ड पॉलिटिकल, वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी आ जाएगी, इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी आ जाएगी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी आईआर का पार्ट आ जाएगा। इसमें आपका ओवरलैप कहाँ होगा, थिंकर्स के साथ। थिंकर्स आपके एथिक्स में कवर हो जाएंगे, आपके ऐसे में हेल्प करेंगे आपको, आपका आईआर पोर्शन हो जाएगा, पॉलिटी का काम तमाम हो जाएगा। मेंस में आपका पेपर 2 उसमें बहुत हेल्प होगी आपको, पेपर 4 ऑब्वियसली एथिक्स में भी होगी, ऐसे में भी होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बहुत वास्ट टॉपिक है, हमेशा इसमें अपडेशन आपको लेनी पड़ेगी। इस साल आपने जो पढ़ा आईआर में अगले साल फिर अपडेट करो, तो बहुत बड़ा पोर्शन पीएसआईआर जरूर खत्म करेगा आपका। लेकिन अगर आपको सही तरह से नोट्स नहीं मिल रहा है, अपडेशन आपने नहीं किया, तो हर साल आपको मेहनत लगातार करनी पड़ेगी और चीज़ों के साथ अपडेट रहना होगा। फ़ायदा आपका अखबार आप जो पढ़ रहे हैं बेहतर तरीके से कर पाएंगे, नोट्स स्ट्रक्चरली आप बेटर कर पाएंगे। ये सब एडवांटेज है पीएसआईआर के साथ। डिसएडवांटेज अगेन जो हमने ज्योग्राफी के साथ भी देखा, बहुत लंबा है, एंडलेस स्कोप फॉर क्वालिटी एनहांसमेंट, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कई लोग काफ़ी अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं, उसके बावजूद कभी कभी एवरेज मार्किंग होती है। तो बहुत ही ज़्यादा आपको तत्पर होकर स्पेसिफिक आंसर और ज़्यादा क्वालिटी के आंसर लिखने पड़ेंगे। लेट्स से ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो वहाँ आपको स्पेसिफिक होना है। अगर आप स्पेसिफिक हैं, आप जस्टिस कर रहे हैं आंसर को, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा विवेचना करनी होती है। जब आप विवेचना पे आते हैं तो निर्भर करता है व्यक्ति के ऊपर। सो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो चेंज होता रहेगा, आपको उसी हिसाब से मार्किंग्स में भी हम देखते हैं एक स्टेग्नेशन मिलती है। अब कुछ क्वेश्चन देखिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिस्टोरिकल प्रोसेस रिच विद कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स। हमने देखा जीएस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का क्वेश्चन था, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आप पढ़ते हैं एज अ स्पेसिफिक टॉपिक इन पॉलिटिकल साइंस। सो देख रहे हैं आप सिलेबस सीधा सीधा ओवरलैप कर रहा है, लेकिन वही बात है उतना ही ब्रेड्थ है सिलेबस में बहुत ज़्यादा। स्टेट की फेमिनिस्ट क्रिटिक पढ़नी है आपको, एफर्मेटिव एक्शन पढ़ना है, एफर्मेटिव एक्शन आपके एथिक्स के साथ मैच कर जाएगा, आपको ऐसे में हेल्प करेगा। लेजिटिमेशन ऑफ स्टेट कोर पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है, नहीं पढ़ा आपने तो आप पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे। मार्क्सिस्ट क्रिटिक की बात आ गई, इंटरनेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट की, तो वो जो टॉपिक्स आप यहाँ देख रहे हैं दे आर मोर और लेस स्पेसिफिक टू पॉलिटिकल साइंस बट दे कवर अ पार्ट ऑफ योर जीएस। तो ऐसा ही आप ऑलमोस्ट सिमिलर ज्योग्राफी के साथ देखते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखेंगे एग्रीकल्चर के साथ। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने पीएचडी की एग्रीकल्चर से, आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखी है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपको रिलेट कर पाएगा, क्योंकि आपका बैकग्राउंड है, आप बेहतर तरीके से उसके बारे में जानते हैं, आप बेहतर उसको आंसर कर सकते हैं। सो इट्स गुड कि आप अगर अपने बैकग्राउंड से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो। पर द क्वेश्चन इज हाउ कंफर्टेबल आर यू विद योर सब्जेक्ट ऑफ योर कॉलेज लेवल या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने वहाँ से करी है। बाकी हर सब्जेक्ट कहीं ना कहीं वो एक जगह कोऑर्डिनेट जरूर करेगा टॉपिक के साथ। तो जो हमने अभी तक समझा या अभी तक जाना वो प्राइमरीली क्या चीज़ें हैं, वो है ऑप्शनल। हर ऑप्शनल सिलेक्शन ज़रूर देता है, लेकिन बहुत हद तक डिपेंड करता है आपके टेस्ट के ऊपर। टेस्ट के अलावा आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो है सिलेबस। ठीक है, सिलेबस देखिए कितना लंबा है, कितना रेलेवेंट है आपके टेस्ट के हिसाब से, यानी आप उसको पढ़ना प्रेफर करते हैं। नहीं, कुछ सब्जेक्ट हम प्री मेंस में भी छोड़ के चलते हैं या फिर कम पढ़ते हैं। कुछ लोगों को एक पर्टिकुलर टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री पसंद नहीं होगा तो वो सोचेंगे भाई वर्ल्ड हिस्ट्री कम पढ़ी जाए, लेकिन अगर आपने हिस्ट्री ऑप्शन ले लिया तो आप पूरी की पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ेंगे।
तो हिस्ट्री जो आपको अच्छा लग रहा है प्रीलिम्स में, मेंस में वो आपको वहाँ नुकसान कराएगा। कुछ लोग ज्योग्राफी मेंस में कम पढ़ते हैं क्योंकि एक या दो क्वेश्चंस आते हैं, आप स्पेसिफिकली कुछ टॉपिक्स पढ़ के जाते हैं, तो जो वो आपको फ़ायदा दिख रहा है वो आपको फिर ज्योग्राफी बहुत डिटेल में करनी पड़ेगी, लेकिन वो आपको एथिक्स में हेल्प नहीं करेगी। आप पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी लेंगे तो आपको एथिक्स में हेल्प मिलेगी, तो फिर आपको बाकी चीज़ें तो करनी पड़ रही हैं। तो इवेंचुअली ये सब जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि आप 3 चीज़ें साथ रखें, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपका पर्सनल टेस्ट, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना पसंद है, उस सब्जेक्ट के सिलेबस में उस जो मेजर टॉपिक्स हैं वो देखिए, उस ऑप्शन में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेजर टॉपिक्स के साथ रिलेट करके देखिए, और कितना टाइम उसको कवर करने में लग रहा है, कितना जीएस आपका ओवरलैप कर रहा है। दीज आर द की थिंग्स यू शुड मेंशन। यही की बातें मैंने रिपीट भी करी हैं, पर क्योंकि बहुत रेलेवेंट है, आपका एक बड़ा चंक ऑप्शनल में आता है, काफ़ी टाइम इसको आप देने वाले हैं, 3-4 से लेकर 5-6 महीने आपको एटलीस्ट ऑप्शनल को ही देने हैं, आंसर राइटिंग करनी है, टेस्ट लगाने हैं, एंड इफ़ यू वांट टू डू इट यू विल डू इट। तो वो ठानने की बात है, बट ये कुछ चीज़ें जो आपको हमेशा ध्यान देनी चाहिए कि कितना वो रेलेवेंट है। आई होप जो आपके कुछ डाउट्स हैं वो इससे क्लियर हुए हों। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।